आम चुनाव का उफान, विवादों का तूफान, तो कभी बयानों का घमासान, तो कहीं आरोपों का मैदान। इस अंधड़ में उभरते कितने चेहरे, इस रण में रणनीतियों के कितने पहरे। सोचा कभी आपने इस बार इस युद्ध में किसकी गूंज रही हुंकार? लाखों की भीड़ में चमक रही किसकी तलवार? जिसके इरादों में बिजली हो और जिसकी आवाज में खलबली हो। एक कहानी, एक किरदार, चुन लिए हमने सितारे चार। सुनिए हमसे 24 की दौड़ फैबुलस 4। उत्तर भारत में पार्टी के वर्चस्व को एक मुकाम पर ले जाने के बाद बीजेपी की नजर अब दक्षिण भारत के राज्यों पर है और साउथ इंडिया में पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस चेहरे की तलाश बीजेपी पिछले कई सालों से कर रही थी, लगता है अब वो खोज पूरी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के फायर ब्रांड लीडर के अन्नामलाई की, जो 2024 के चुनाव में एक सियासी सितारे के तौर पर उभरे हैं। भारत माता की, नम्मुடைய कुटुंबम, नम्मुடைய कुटुंबम, नम्मुடைய कुटुंबम। नेता जिसके लिए बीजेपी ने अपने बरसों पुराने साथी से गठबंधन तोड़ दिया। एक नेता जो सियासत में एंट्री लेने से पहले पुलिस अफसर था। एक नेता जो महज 23 साल में आईपीएस बन गया। एक नेता जिसका ट्रांसफर होता तो वहां के लोग उसे रोकने के लिए प्रदर्शन करते। एक नेता जो दक्षिण भारत में बीजेपी की नई उम्मीद बनकर उभरा है। एक नेता जिसकी पीठ खुद पीएम मोदी थपथपाते हैं। एक नेता जो मिशन साउथ के लिए बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। नन अदर देन के अन्नामलाई। इस वक्त तमिलनाडु में बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर अन्नामलाई। फिलहाल वो तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर थे। 34 साल की उम्र में आईपीएस से इस्तीफा दे दिया। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए तब उनकी उम्र 35 साल की थी। उन्हें एक साल बाद तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब उनकी उम्र महज 36 साल की थी। वो किसी राज्य के सबसे कम उम्र के बीजेपी के अध्यक्ष थे और इस बार बीजेपी ने के अन्नामलाई को तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट से मैदान में उतारा है। कोयंबटूर वो सीट है जहां पहले बीजेपी 2 बार चुनाव जीत चुकी है। अन्नामलाई तमिलनाडु की द्रविड़ और तमिल राष्ट्रवाद की राजनीति में हिंदुत्व का तड़का लगा रही है। के अन्नामलाई एक शानदार वक्ता हैं। एक करिश्माई चेहरा है। जनता उनके पीछे पागल दिखती है। उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ती है। बीजेपी का उन पर भरोसा ऐसा है कि एआईएडीएमके का साथ छोड़ना कबूल किया, लेकिन अन्नामलाई को लेकर अडिग रहे। दरअसल एआईएडीएमके के नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के बयानों से नाराज थे। के अन्नामलाई के द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुराई पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल उन्होंने कहा कि साल 1956 में मदुरई में एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म का अपमान सीएन अन्नादुराई ने किया था और इसके बाद ऐसे हालात हो गए थे कि सीएन अन्नादुराई को छिपना पड़ा था, माफी तक मांगनी पड़ी थी और के अन्नामलाई के इसी बयान पर एआईएडीएम के नेता नाराज थे। विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी ने अपने बरसों पुराने सहयोगी से सियासी गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन के अन्नामलाई का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी का के अन्नामलाई पर भरोसे का कारण यह है कि के अन्नामलाई बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व का झंडा दक्षिण में लिए खड़े हैं, जो साउथ में द्रविड़ और तमिल राष्ट्रवाद वाली सियासत में कम ही देखने को मिलती है। तमिलनाडु के युवा उनसे जुड़ रहे हैं तो पार्टी का कैडर मजबूत भी हो रहा है।
2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को महज 3.66% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अन्नामलाई ने पदयात्राएं की, जिसने तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा क्षेत्र को कवर भी किया। इस यात्रा को हरी झंडी गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई और समापन समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया, जिससे आप तमिलनाडु और बीजेपी में के अन्नामलाई की बढ़ती लोकप्रियता को आंक सकते हैं। 24 के चुनाव में जो भी चेहरे देश में धूमकेतु की तरह उभरे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान के सियासी आसमान में इस वक्त सितारों की चमक दमक लिए जो नेता छाने वाले हैं, बेशक उनमें एक नाम के अन्नामलाई का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 24 की दौड़ फेबुलस 4 में अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के ऐसे किरदार की जिसकी तेजी से बढ़ती चमक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। महज 26 साल के युवा प्रत्याशी की चर्चा न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर में हो रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटी देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट से इस युवा ने निर्दलीय ताल ठोक कर न सिर्फ मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक किए गए उनके प्रचार और उसमें उमड़े जन सैलाब ने सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को हैरान कर दिया। ये किरदार हैं धोरों की धरती का एक रणबांकुरा रविंद्र सिंह भाटी। महज 26 साल का यह युवा नेता जब सड़कों पर निकलता तो देखने सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता। चुनाव प्रचार भी ऐसा कि हेलीकॉप्टर से लेकर लग्जरी 4 व्हीलर गाड़ियों का पूरा काफिला साथ चलता। जहां हेलीकॉप्टर लैंड होता, समर्थकों की भीड़ पहले ही इंतजार कर रही होती। फिर 50 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों से काफिला निकलता और गांव ढाणी में जाकर चुनाव प्रचार होता। ये हैं रविंद्र सिंह भाटी। महज 26 साल के रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ये सीट क्षेत्रफल के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जो पाकिस्तान की सीमा से लगती है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले गए। इस सीट से भाजपा ने मोदी कैबिनेट के मंत्री कैलाश चौधरी को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने दिग्गज जाट नेता उम्मेदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा। बाड़मेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय चुनावी ताल ठोककर रविंद्र सिंह भाटी ने मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतर गया। जब रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन के दौरान उमड़ी भीड़ की तस्वीरें अखबारों में छपी और न्यूज चैनलों पर वीडियो फुटेज चले तो ये युवा नेता इस लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक बन गया, जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी। बाड़मेर के छोटे से गांव दोधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ABVP से जुड़े। 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए ABVP से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर उनके किए कामों ने उन्हें छात्रों और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद 2022 में रविंद्र सिंह भाटी राज्य की राजनीति में उतरे, बीजेपी ज्वाइन की और 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव सीट से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो इससे नाराज भाटी ने बीजेपी से बगावत कर शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कई दिग्गजों को पटखनी देते हुए विधानसभा चुनाव जीत गए। और अब 6 महीने भी नहीं बीते कि 2024 में भाटी लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बन गए हैं। हमेशा मारवाड़ी भाषा में संवाद करने वाले भाटी अपनी बातों से हर वर्ग के लोगों को प्रभावित कर लेते हैं।
तक आप रो छोटो भाई आप रो टाबर चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो है और आप री ये लाखों की संख्या में ना आयोड़े ये जनसैलाब तय कर दियो है कि आने वाली 26 तारीख रा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री जनता एक नयो इतिहास लिखने वाली है। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी का असर सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही दिखा। वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के प्रवासियों से मिलने और वोट मांगने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में भी पहुंचे। भाटी जहां भी गए उन्हें अच्छा जन समर्थन मिला। अन्य राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़ते प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान हैं। इस सीट पर नतीजा चाहे जो हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के चलते ये सीट देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक बन गई। हितेश व्यास, IBC 24। चलिए फैबुलस 4 में अब बात करते हैं एक और राजनीतिक उम्मीदवार की जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। दरअसल इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी ने सबसे पहले उन सीटों पर फोकस किया जहां वो लगातार हारती रही। उसके मिशन 400 पार के लिए दक्षिण में सीटों का विस्तार बहुत जरूरी और इसके लिए पार्टी ने कोई कसर छोड़ी भी नहीं। इसी कवायद की एक अहम कड़ी रही कुछ बेहद दमदार चेहरों को पार्टी से जोड़ना और उनके पार्टी में आते ही महत्वपूर्ण सीटों से उन्हें चुनाव मैदान में उतार देना। ऐसे ही एक नाम मोदी को मिशन साउथ में हैदराबाद सीट पर भी मिला, जिसके आते ही उसके नाम की घोषणा के साथ ही सीट का पूरा सियासी गणित उथल पुथल हो गया और वो नाम है माधवीलता। नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय केसरिया वस्त्र, माथे पर बड़ी सी बिंदी, गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला, नमस्ते भारी आवाज और मुख पर हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली खरी खरी बातें। ये हैं कोम्पेला माधवीलता। हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार माधवीलता 2024 आम चुनाव में सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से एक हैं। माधवीलता पर बीजेपी के दांव लगाने की सबसे बड़ी वजह है खुद ये सीट और माधवी का हिंदुत्ववादी फेस। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। इसके लिए हिंदी पट्टी के उत्तर और मध्य भारतीय राज्यों के साथ साथ मिशन दक्षिण यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रा में सीटें बढ़ना बेहद जरूरी है। सो पार्टी ने बेहद सोच समझकर एक एक सीट पर जीत का जतन किया है। पार्टी ने अब तक पकड़ से बाहर रही सीटों पर चुन चुन कर ऐसे चेहरों को उतारा जिनकी उन क्षेत्रों में खास वर्ग में गहरी पैठ है। कभी निजामों की राजधानी रहा हैदराबाद भी एक ऐसी ही सीट है जो बीजेपी की पहुंच से दूर रही है। यहाँ बीते 40 सालों से ओवैसी परिवार काबिज है। बीजेपी ने यहाँ अपने पुराने प्रत्याशी को बदलते हुए एक बेहद चर्चित चेहरे माधवीलता पर दांव खेला। मुकाबला भले ही त्रिकोणीय कहा गया हो, लेकिन टक्कर असदुद्दीन ओवैसी और माधवीलता के बीच ही रही है। ओवैसी लगातार 5वीं बार हैदराबाद से चुनाव मैदान में उतरे। चुनावी नजरिए से देखें तो 49 वर्षीय माधवी सिकंदराबाद में निवास करती हैं। उनके पास 221.37 करोड़ की संपत्ति है और इस लिहाज से वो तेलंगाना के सबसे अमीर उम्मीदवारों में शुमार हैं। माधवी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं। जैसी उम्मीद थी हुआ भी वैसा ही। माधवीलता ने नाम की घोषणा के साथ ही अपने भाषण, अंदाज और तेवर से चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। प्रचार में सियासी पारा 7वें आसमान पर दिखा। माधवी के पुराने वीडियोस खुलकर सामने आने लगे। एक ऐसे ही वीडियो में माधवीलता रामनवमी के जुलूस के दौरान एक मस्जिद पर काल्पनिक तीर छोड़ते नजर आई। इस वीडियो पर जमकर बखेड़ा खड़ा हुआ। AIMIM ने आरोप लगाया कि माधवीलता सांप्रदायिक तनाव भड़काकर धर्म के नाम पर वोट चाहती। बाद में माधवीलता ने इस पर सफाई भी दी।
रही सही कसर इस सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने पूरी कर दी। वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले माधवीलता के प्रचार के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने खुले मंच से ओवैसी परिवार को चुनौती देते हुए कहा कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने कभी कहा था कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो, फिर देखना, हमको तो बस 15 सेकंड दे दो, पता नहीं चलेगा कहां से आया कहां गया। जाहिर है इस बयान का जवाब भी धमकी भरे लहजे में ही आया। सांसद ओवैसी ने एक वीडियो पोस्ट कर जवाब दिया कि मेरा छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसे लोग छोटे कहते हैं, बड़ी मुश्किल से शांत कराया है। कहो तो छोड़ दूं छोटे को, छोड़ दिया तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता। छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको। ये किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोलो ना कहां पे आना आता मैं। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते। कई अहम मुद्दों को छोड़ ये 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की बहस का मुद्दा अभी शांत भी ना हुआ था कि वोटिंग वाले दिन खुद प्रत्याशी माधवीलता पोलिंग बूथों पर पहुंची और महिला वोटर्स के बुर्के हटाकर उनके चेहरों को आई कार्ड से मिलान करती नजर आईं। इस वीडियो पर भी जमकर बवाल कटा। माधवी के खिलाफ आयोग में शिकायत हुई और बाद में हैदराबाद पुलिस ने माधवी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, आई एम अ फीमेल and with lot of humbleness I only requested them, can I please see and verify with the ID card. And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट से जुड़े एग्रेसिव प्रचार, तीखे बयान, हर दिन नए नए मुद्दों पर गर्माती बहस के बीच 13 मई को चौथे चरण के तहत हैदराबाद सीट पर वोटिंग संपन्न हो चुकी। पिछले सभी चुनाव के मुकाबले इस बार टक्कर जबरदस्त और दिलचस्प दिखी। जीत के दावे दोनों तरफ से। अब हैदराबाद समेत देश की सबसे बड़ी जिज्ञासा इसी बात को लेकर है, क्या इस बार ओवैसी का गढ़ ढहेगा? क्या यहाँ प्रखर हिंदुत्ववादी महिला फेस माधवीलता जीत का परचम फहराएंगी? इलेक्शन डेस्क के लिए पुनीत पाठक की रिपोर्ट, IBC 24। You can hate me or love me, but you cannot ignore me। जी हाँ, फैबुलस 4 में मैंने ऐसे ही किरदार को चुना है जिन्हें आप नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना इनकी फिल्मों को, ना इनके किरदारों को और ना ही इनके बयानों को। और अब ये कदम रख रही है राजनीति में और खूब सुर्खियों में है। वो भी इतनी कि जहां से चुनाव लड़ रही है वो सबसे हॉट सीट में शुमार हो चुकी है। वो मोर्चा संभालती हैं, अपना लोहा मनवाती हैं, अकेले डटी रहती हैं, अकेले लड़ती हैं, कभी विवादों को सुलझाती हैं, दूसरों को उलझाती हैं, तो कभी खुद ही उलझ जाती हैं। वो बॉलीवुड की क्वीन है और अब तैयार है सियासत के तख्त पर कब्जा करने को। मिलिए मेरी किरदार से, कंगना रनौत से, आई एम द बेस्ट से। बोल्ड, बिंदास, बेबाक, बगावती, हरफनमौला, कंट्रोवर्शियल, क्वीन ऑफ बॉलीवुड अब बनने को तैयार क्वीन ऑफ पॉलिटिक्स। मैं हूं कंगना रनौत, आई एम द बेस्ट। मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर जल कर रहेगी। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका का ये डायलॉग आज कंगना पर सटीक बैठ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि कंगना के अंदर अब सियासत की आग दहक रही है। कंगना रनौत की पहचान यूं तो अदाकारा के तौर पर है,
लेकिन जब वो फिल्म नहीं करती तब भी उन्हें सुर्खियों में कैसे रहा जाता है ये बखूबी पता होता है। जितनी बेहतरीन अदाकारा है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। कभी वो खुद विवादों को सुलगा देती हैं तो कभी खुद विवादों में घिर जाती हैं, लेकिन हमेशा रहती है खबरों में, लोगों के जहन में। इसलिए तो अब सीधे राजनीति में कदम रख चुकी हैं, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के टिकट से। ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। मंडी हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती कंगना रनौत, जो अपने नाम की तरह मंडी को खनखनाहट से भर देती है। अब तक इन्होंने मंडी और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया बॉलीवुड से, अपनी दमदारी से, अपनी फिल्मों से, लेकिन अब ये सियासी पिच में खेलने को तैयार है। मंडी यूं भी मशहूर था, लेकिन अब सियासी नजरिए से भी शहर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश की मंडी इतनी हॉट सीट बन गई है कि यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व सीएम के बेटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है, जो कंगना को विवादों का क्वीन बता रहे हैं। निश्चित तौर से कंगना रनौत जी एक अच्छी अभिनेत्री है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वी शुड आल्सो नॉट फॉरगेट दैट शी इज आल्सो द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज। कंगना के सामने पूर्व सीएम के बेटे को मैदान में उतारना, सांसद प्रतिमा सिंह का मंडी से चुनाव न लड़ना और कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का कंगना के नाम का ऐलान होते ही ट्वीट का निशाना साधना, ये सब साफ बयां कर रहा है कि कंगना ने कांग्रेस में खलबली तो जरूर मचाई है। कंगना इन दिनों ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार कर रही हैं। प्रचार भी ऐसा कि खुद को बॉलीवुड की शहंशाह अमिताभ बच्चन जितना पॉपुलर बता रही हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन से खुद को कंपेयर करने पर इन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। उनकी खूब खिल्ली भी उड़ी। उनकी खिल्ली तब भी खूब उड़ी जब वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेरते घेरते अपनी ही पार्टी के यूथ लीडर तेजस्वी सूर्या को घेर बैठी, जिस पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। तेजस्वी यादव तो ये भी पूछ बैठे कि भाई ये मोहतरमा आखिर है कौन। इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंगना की राह इस सियासी पिच में इतनी आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी ने उनके लिए तगड़ी तैयारी कर रखी है। कंगना को टिकट भले ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिला हो, लेकिन इसकी पटकथा काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी। 4 साल पहले कंगना ने बिना राजनीति में एंट्री लिए उद्धव ठाकरे को सीधे चुनौती दे डाली थी, जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया था। ये वो वक्त था जब कंगना ने उद्धव और तब की संयुक्त शिवसेना पर तकड़े हमले किए थे। कभी उद्धव को वंशवाद का नमूना कहा था, तो शिवसेना को सोनिया सेना तक करार दिया था। उस समय कंगना को बीजेपी का पूरा समर्थन मिला था। उस घटना से ही साफ हो चुका था कि अगर कंगना ने राजनीति में कदम रखा तो उनकी पारी बीजेपी से ही शुरू होगी। और फिर ये भी और पुष्ट हुआ जब कंगना उन चुनिंदा लोगों में शामिल थी जिन्हें अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, और कंगना पूरी तरह राममय नजर आई। बीजेपी ने भी कंगना को यूं ही नहीं चुना है। कंगना भी लगातार बीजेपी की ही रंग ढंग में दिखी है। कंगना बीजेपी की उस विजन में फिट बैठती है जहां वो बिन गॉडफादर खुद को साबित कर चुकी है और अकेले ही हर किसी का सामना कर सकती है। बॉलीवुड के कई विवादों को उन्होंने सिंगल हैंडल किया, जो ये बताता है कि वो कितनी धाकड़ है। कंगना की फिल्में भी बीजेपी के आइडियोलॉजी से काफी मेल खाती हैं। मणिकर्णिका, तेजस, धाकड़, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूरी तरह देशभक्ति पर आधारित रही, और अब तो वो इमरजेंसी लेकर आ रही हैं। यानी ना सिर्फ सियासत बल्कि अपनी फिल्मों से भी वो धमाके के लिए तैयार है। और ना सिर्फ वो बल्कि देश भी दिल थामे ये देखने को तैयार है कि हमेशा बॉलीवुड को बगावती तेवर दिखाने वाली कंगना क्या मंडी का मन जीत पाती हैं और क्या क्वीन ऑफ पॉलिटिक्स बन पाती हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।